हाँ, वेलकम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ वैभव और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि एक तरीके का आपको चार्ट दिख रहा होगा, जो कि ये आपका क्लास 10th का है, साइंस है। जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगा। तो ये साइंस क्लास 10th का चार्ट है, जो कि आपको इंडिकेट करेगा, जो कि आपको बता रहा है कि वो किस पार्ट में डिवाइडेड है और उसके कितने आपके चैप्टर्स हैं। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो यहाँ पर आप साइंस क्या है, साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, आप सभी को पता है, आप 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो। उसके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब देखिए, अब इसमें से क्या मैंने यहाँ पर क्या हुआ है कि मैंने प्रायोरिटी के बेसिस पे यहाँ पर आपको चैप्टर्स को मतलब चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी के मैंने लगाया हुआ है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि फिज़िक्स में कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री के कौन से हैं जो कि बहुत ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, और बायोलॉजी के हैं जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। समझ रहे हैं ना? मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर से मतलब मैंने लगाया कि मतलब पहले बहुत ज़्यादा पूछने वाला, उसके बाद फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। क्यों? क्योंकि देखिए, आपने बचपन में ही कि अभी भी एक थॉट सुनते होंगे जब भी आप कुछ भी मोटिवेशनल वीडियोस देखते होंगे कि हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ द सक्सेस। ठीक है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि आपको सबको पता है कि हार्ड वर्क ही सफलता की कुंजी है, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना ही। बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत ही सही है। मैंने भी किया था अपने समय पे हार्ड वर्क, और आई होप आप भी सब बहुत अपना पूरा का पूरा पोटेंशियल आप इसी में देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हो फिज़िक्स के। तो पहले हम बात करते हैं फिज़िक्स के। आपके देख रहे होंगे आपकी आपके सामने से कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं। टोटल आपके 16 चैप्टर्स हैं साइंस में। साइंस क्लास 10th में आपके पूरे टोटल कितने हैं? 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। क्लियर है बात? अब फिज़िक्स में आपके 5 आ जाते हैं, केमिस्ट्री में आपके 5 आ जाते हैं, और बायोलॉजी में आपके 6 चैप्टर्स आ जाते हैं। तो फिज़िक्स में आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी में पूछा जाता है वो होता है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पहले आपने हमेशा सुना होगा टीचर से कि वो हमेशा बोलते हैं कि लाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हाँ, लाइट इम्पॉर्टेंट है। पहले आपके जब क्लासेस होती थी, जब पहले आपके हम बात करते हैं अगर 2016 और 17 की, तो लाइट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर दैट टाइम। बट नाउ, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी पे है। जो आपका ये चैप्टर आप जो देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी का, तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका यूपी बोर्ड में भी बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। पिछले साल का जो 2019 का जो पेपर है, अगर आप देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे जो रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी थे, और सीबीएसई बोर्ड में भी आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इस चैप्टर को हमें बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फोकस करके हमें पढ़ना होगा। क्लियर बात समझ में आ गई ना? ओके। तो नेक्स्ट चैप्टर क्या है? बैटरी इफेक्ट्स। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे क्या अब? अच्छा, इस पर भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में आप क्या कर रहे हो आप? सिंपल सी बात है, आप मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे होगे, लैपटॉप पे देख रहे होगे। अब उसकी चार्जिंग की, चार्ज किस तरीके से हो रहा है? ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो उसके अंदर फिल हो रही है बैटरी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, आप इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, कैसे नहीं फ्लो करती, कौन सी चीज़ें इसको फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन सी चीज़ को रेसिस्ट करती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ने वाले हैं। क्लियर बात समझ आ गई ना? ओके। सो नेक्स्ट चैप्टर क्या है? बैटरी इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब बैटरी इफेक्ट्स का मतलब क्या है? मैग्नेट, मैग्नेट के थ्रू कैसे आपके इलेक्ट्रिसिटी मतलब इन्फ्लुएंस होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा आपका चैप्टर है लाइट। ठीक है, लाइट चैप्टर क्या है? लाइट, आप सिंपल सी बात है, लाइट क्या है? आप सिंपल सी बात है कि आप देखते हो लाइट आपके घर पे लगी हुई है, ट्यूबलाइट से या फिर लाइट से जो इलेक्ट्रिसिटी इट इज़ कन्वर्टेड इनटू, किस में कन्वर्ट हो? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ लाइट। लाइट है क्या? लाइट बेसिकली आपको विजिबल करने के लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच मेक्स यू आर विजिबल आर थिंग्स। मतलब किसी भी चीज़ को देखने के लिए आपको क्या चीज़ ज़रूरत होती है? लाइट की। तो लाइट में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लियर बात समझ में आ गई ना? उसके बाद इसी के कॉम्बो पैक आ जाता है। समझ रहे हैं? कॉम्बो पैक का मतलब क्या है? अगर लाइट पढ़ोगे तो ये वाला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, और वो चैप्टर कौन सा है? ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये चैप्टर आपको बताएगा कि ह्यूमन की आई के बारे में, इट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन अबाउट अ ह्यूमन आई, और वर्ल्ड में जो आपकी दुनिया है उसमें किस तरीके से कलर आपको प्रिडिक्ट होता है, आप किस तरीके से कलर देखते हो, वो चीज़ें बताएगा। क्लियर ना? समझ में आ गई? ओके। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि ये आपको बताता है, सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि जो भी आपकी एनर्जी है, फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे होंगे
या फिर कूलर के सामने बैठे होंगे या फिर आप फैन के सामने बैठे होंगे, तो वो एक एनर्जी है, समझ रहे हैं आप। जैसे आप स्विच ऑन करते हो, स्विच ऑन करने पर कैसे वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी वायर के थ्रू जाते हुए फ़ैन तक पहुंचती है और फ़ैन के बाद मोटर में पहुंचती है और कैसे उसको रन करा देती है। डैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है विंड एनर्जी में। तो यही सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। यानी कि सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एनर्जी के कौन कौन से सोर्सेज हैं जो कि हम लेते हैं अपनी डेली लाइफ में। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपका जो नेक्स्ट आपका पार्ट है वो है केमिस्ट्री का। बहुत ही बच्चों को इसमें ऑब्जेक्शन रहता है कि सर इसमें आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है फार्मूला मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है या फिर और किसी भी चीज़ में कैसे आप बैलेंस करते हो केमिकल रिएक्शंस में। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहला जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन का मतलब क्या है कि कार्बन एक एलिमेंट है, समझ रहे हैं ना, एक एलिमेंट है जो कि मोस्टली आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। जैसे आपका प्लांट हो गया, जैसे आपका ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन के ही कंपाउंड देखो, तो वो चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कार्बन क्या है, कार्बन की प्रॉपर्टीज़ क्या है और उससे बने जो कंपाउंड्स हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, उसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ग्लूकोज से और उससे रिलेटेड कोई भी आपका फंक्शनल ग्रुप एडेड होगा तो वो सारी चीज़ें इसी अंदर कंसीडर हो जाती हैं। क्लियर है ना। ओके, तो नेक्स्ट आपका चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का मतलब क्या है कि आपके आसपास में आप देखोगे तो एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सिंपल सी बात है, अगर आप अगर मोबाइल में अपने वीडियोस देख रहे हो तो उसमें जो प्लास्टिक का यूज़ हुआ है, प्लास्टिक इज़ ऑल्सो अ मैटर। ठीक है, वो भी या फिर मेटल भी हो सकती है, नॉन मेटल भी हो सकती है। अगर आप बैटरी को देखो, बैटरी में आपके लिथियम आयंस होते हैं, वो इट इज़ अ मेटल। और उसके अंदर जो फ्लूइड है, जो आपकी ड्राई है, जो आपके अंदर जो उसके केमिकल जो फिलअप है वो आपका नॉन मेटल्स है। तो यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल आप हर जगह अगर आप देखते हो, अपने आसपास देखिए, अपने वॉल पर देखिए, उसमें भी आपको मेटल एंड नॉन मेटल है। चूना, डेट मीन्स कैल्शियम, वो भी आपका क्या है, मेटल है। और नॉन मेटल इसमें क्या है, कुछ भी हो सकता है। ऑक्सीजन, अरे आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन नॉन मेटल। क्लियर है ना, वाह, गुड। ओके, नेक्स्ट आपका चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देख रहे होंगे एसिड बेसिड एंड सॉल्ट। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम डील करने वाले हैं कि जो भी आपके सैंपल्स होते हैं, ठीक है, आपके जो आपकी टंग होती है उसमें बर्ड्स होते हैं, आपको सबको पता होगा टेस्ट बर्ड्स उसे कहते हैं। उस टेस्ट बर्ड्स में आपकी कैसे आप रेट करते हो एसिड का, बेसिस का, सॉल्ट का। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप अपनी टंग से टेस्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका अगर सल्फ्यूरिक एसिड आपको दे दिया जाए और कहा जाए कि प्लीज़ इसको टेस्ट करके बताइए और आपको बताया ना जाए, तो आप बर्न हो जाओगे कि नहीं? हाँ, हो जाओगे। इसी वजह से हम इनको केमिकली यानी कि लेबोरेटरी में पता करते हैं कि एसिड्स कौन से हैं, बेसिस कौन से हैं और सॉल्ट कौन से हैं। ठीक है, तो कभी टेस्ट मत करना प्लीज़। ओके ओके, तो नेक्स्ट है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। नेक्स्ट क्या है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, आप समझिएगा, कोई भी चीज़ बनी है, कोई जैसे मैं बना हूँ, आप बने हो, कुछ भी बना है तो वो केमिकल रिएक्शन से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है, किससे बना है, केमिकल रिएक्शन से। अब रिएक्शन है तो उसकी इक्वेशन होगी। क्या बता रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस हैं, समझ रहे हैं ना, रिएक्शंस हैं तो उसकी इक्वेशन होगी। तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। क्लियर। नेक्स्ट आपका 5th चैप्टर क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, जो भी आपके सामने एलिमेंट्स है, जो अब आज आपके जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 118 है, उसकी क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुई है, कैसे आपका प्रोसेस में आया है, कैसे ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बना है, उसके बारे में ये चैप्टर आपको बताता है। आप फिक्र मत करिए, आपको 118 रटने नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 20 को रटने हैं। और वो कैसे रटने हैं मैं बताऊंगा। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट आपका बायोलॉजी का पार्ट है। बायोलॉजी में देखिए सबसे पहला टॉपिक क्या है, रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि री का मतलब होता है अगेन, प्रोडक्शन का मतलब प्रोड्यूस। अब देखिए, आप अपनी ही लिविंग ऑर्गेनिज्म को जनरेट करना है, यानी कि हम यहाँ पर वो पढ़ने वाले हैं कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है तो अपनी ही सेम कॉपी को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक है, उसी को रिप्रोडक्शन बोलते हैं। री का मतलब क्या हो गया, अगेन, प्रोडक्शन का मतलब हो गया प्रोड्यूस। ठीक है, व्हेन अ लिविंग ऑर्गेन इज गिविंग अ न्यू बर्थ वन विच इज सेम लाइक एज, ठीक है, जैसे कि वो दिखता है वैसा ही है, तो उसे हम लोग किस में कंसीडर करेंगे, रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट आपका है लाइफ प्रोसेस। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो रिप्रोडक्शन और लाइफ प्रोसेस है, इनमें कॉम्बो पैक चलता है।
समझना इस चीज़ को। सीबीएसई बोर्ड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर इन सीबीएसई बोर्ड, वो रिप्रोडक्शन पहली प्रायोरिटी में इंपॉर्टेंस देंगे। लेकिन जो आपके यूपी बोर्ड के हैं वो आपके लाइफ प्रोसेसेस को, जो आपका चैप्टर है, वो फर्स्ट नंबर पे कंसीडर करेंगे। क्लियर है ना, समझ में आ गई बात। तो रिप्रोडक्शन जो है वो आपका फर्स्ट है सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू द यूपी बोर्ड लाइफ प्रोसेसेस आपका क्या है, फर्स्ट नंबर पे है। समझ में आ गई बात। ओके, तो लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि जो आपकी लाइफ है उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या करते हो, वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ेंगे, लाइफ प्रोसेसेस के अंदर पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी इवोल्यूशन क्या डील करेगा, हेरिडिटी का मतलब होता है बेटा कि जो भी आपके कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स हैं, वो आपके फर्स्ट जनरेशन से दोज कैरेक्टर वो विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, दिस कॉल्ड अ हेरिडिटी। जैसे आपने देखा होगा कि जो आपका स्किन कलर होता है वो कहीं मम्मी से ट्रांसफ़र हो रहा है, वो कहीं पापा से ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें किसमें, हेरिडिटी में आ जाती हैं। और इवोल्यूशन का मतलब क्या है, यहाँ पर आप ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में पढ़ोगे। ये मतलब क्या है कि आपने हमेशा से एक बात सुनी कि हम लोग कहाँ से आए हैं, जो भी आपके एंसिस्टर्स हैं, जो आपके बनमानुस हैं, जो जिनको हमें एंसिस्टर्स बोला जाता है, हम वहाँ से, यानी कि चिंपैंजीज हमारे पूर्वज बोले जाते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ से कुछ ना कुछ आपके क्या हुए, जेनेटिक चेंजेस हुए हैं, चेंज होते होते, यानी कि उसको हम लोग सडनली चेंज नहीं बोलते हैं, मतलब ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब बहुत सालों बाद जब ये चेंजेस होते हैं तो दे आर कंसिडर्ड इन अ इवोल्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि आपके अंदर कैसे आपके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स की वजह से क्या हो रहा है, कैसे क्या नहीं हो रहा, कैसे आप अपने आप को कंट्रोल करते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि आप हो, ठीक है, एक किसी ना किसी टीचर से आप बहुत डरते होंगे, तो कोई टीचर आके बोलता है कि कल मैं टेस्ट लूँगा, समझे, आप सभी लोग प्रिपेयर करके रखना। अब आप अगले दिन के लिए प्रिपेयर करके रखते हो, तो आपको क्या होता है, अगले दिन जब से ही वो टीचर आता है वैसे आप क्या कर, शेवरिंग करने लगते हो, यू आर डूइंग अ शेवरिंग। तो शेवरिंग करने की वजह से क्या है कि वो एक्सप्रेस हो रहा है, यानी कि आप क्या कर रहे हो, अपनी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बना रहे हो ताकि उस सिचुएशंस को हैंडल कर सको। समझ रहे ना। तो वो सारी चीज़ें आप किसके अंदर, हार्मोन्स की वजह से आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। क्लियर है ना, समझ में आ गई। ओके, नेक्स्ट आपका है और इन्वायरमेंट। तो आर इन्वायरमेंट में आप क्या पढ़ने वाले हो, आर इन्वायरमेंट का मतलब क्या, हमारे इन्वायरमेंट में जो भी सारी गैसेस के बारे में पढ़ने वाले हो, हमारे इन्वायरमेंट किस तरीके से सही रहता है, यानी कि ओजोन गैसेज, ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट आपका मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मतलब हम उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका नेचुरल रिसोर्स कौन कौन सा है, जैसे फॉसिल फ्यूल है, ठीक है, जैसे आपकी विंड एनर्जी है, जैसे आपका लाइट है, लाइट एनर्जी है, सोलर एनर्जी से यूज़ करते हैं, ठीक है, वैसे आपके फॉरेस्ट है, तो उससे हमें वुड मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम उसको किस तरीके से मैनेज करना है, समझ रहे हैं ना आप, किस तरीके से मैनेज करना है जो कि हमारे लिए भी यूज़फुल हो, एज वेल एज हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बेनिफिशियल हो। वो सारी चीज़ हम किस में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओके, तो याद रखिएगा एक चीज़। अच्छा, पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट आपने ले भी लिया होगा यहाँ तक, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप एक काम करना कि एक पूरे पेपर पे, ठीक है, आप एक पूरे पेपर पे इसी तरीके का चार्ट बनाना और उसको उसी तरीके से पेस्ट कर देना। और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि ये जो आपके सामने ये जो चार्ट दिख रहा है, इट इज़ नॉट इन अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में नहीं है कि ये फर्स्ट नंबर। वैसे देखा जाए तो अगर हम पहले बात करते हैं तो केमिस्ट्री का पहला पार्ट है, केमिस्ट्री में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बस मैंने ये चार्ट इसलिए बनाया है ताकि आपको प्रायोरिटी पता चले कि कौन से चैप्टर की कितनी प्रायोरिटी है। आप अगर यहाँ पर देखो तो फर्स्ट चैप्टर, सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ, यानी कि थर्ड तक आप जितने भी देखोगे ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। तो ये आप समझिए कि ये जो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 आप जो देख रहे हो ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आपकी इंपॉर्टेंसी है वो आपकी कम होने लगती है। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को, इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। और मैं आज ही एक और नई वीडियो डाल दूंगा जो कि रिलेटेड होगी आपका केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन होगा, ठीक है। उससे रिलेटेड आपको मैं डाल दूंगा वीडियोस बना के। तो आप सबसे पहले आपका काम यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि वो प्रॉपरली तरीके से, पूरे सही तरीके से क्लास को अटेंड कर पाएँ। क्लियर है, और डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ओके, बाय बाय।